इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं पंकज कटारिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने कल बात की थी, यानी हमारा जो लास्ट वीडियो रहा था वो था मुद्रास्फीति को लेकर, और आज ये जो वीडियो है उसी मुद्रास्फीति का हम निचोड़ देखेंगे कि मुद्रास्फीति का उपाय क्या है रोकने का। और हमने कल यहीं पे रोका था। कल वाले वीडियो में देखिए हमने मुद्रास्फीति के अर्थ को समझा था, फिर साथ में हमने इसके प्रकार देखे थे, फिर हमने इसके कारण पढ़े थे, और फिर लास्ट में आपको मैंने मुद्रास्फीति के बारे में और भी कुछ बताया था। अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय क्या क्या होते हैं, यानी जब मुद्रास्फीति की अवस्था हो जाती है। और हमने पहले स्पष्ट कर लिया है कि मुद्रास्फीति होती क्या है। तो इस मुद्रास्फीति को कैसे रोका जाए, रोकने के लिए कौन कौन से उपाय काम में लिए जाएं, वो हम पढ़ते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति को रोकने के जो उपाय होते हैं उनको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। 3 भाग समझिएगा। जो इन्फ्लेशन होती है उस इन्फ्लेशन के जो उपाय होते हैं रोकने के, उनको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब वो भाग कौन कौन से हैं? पहले जो उपाय होते हैं, देखिए पहले उपाय मौद्रिक उपाय कहलाते हैं। नंबर 1 मुद्रास्फीति के जो रोकने के उपाय हैं, हम अलग कलर में लिखेंगे इनको ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मुद्रास्फीति के रोकने के उपायों को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला उपाय मौद्रिक उपाय, मौद्रिक उपाय। दूसरे उपायों को राजकोषीय उपायों के नाम से जानते हैं, राजकोषीय। ओके, राजकोषीय उपाय। और तीसरे जो उपाय हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो है अन्य उपाय। अन्य उपाय। यहाँ एक एक को पढ़ेंगे, एक एक के बारे में जानेंगे, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मुद्रास्फीति को रोकने के मौद्रिक उपाय कौन कौन से हैं। देखो, आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा विषय है ये आपका इकोनॉमिक्स, जिसमें मैं कहूँ जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो इसको हम कॉन्सेप्ट के तरीके से ही समझेंगे, बिल्कुल स्लो तरीके से पढ़ेंगे इसको। थोड़ा दिमाग को स्थिर रखते हुए ध्यान दीजिएगा आप। मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला है मौद्रिक उपाय, यस मॉनेटरी हम कह सकते हैं उपाय जो होते हैं। दूसरे उपाय फिस्कल, जिसे हम राजकोषीय उपाय कहते हैं। और अदर जो उपाय हैं हम कह सकते हैं दूसरे जो उपाय हैं वो भी हम काम में लेते हैं। ये जो मौद्रिक उपाय हैं इनको हम एक एक करके पहले स्पष्ट करते हैं। मौद्रिक उपाय, ठीक है, यहाँ अलग पेज ले लेते हैं इसके लिए। मौद्रिक उपाय, पहले उपाय मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय यानी मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन कौन से मौद्रिक उपाय काम में लिए जाते हैं। देखिए, हमने शुरू में ये देखा था कि जो भारत है उस भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है आरबीआई, और इस आरबीआई द्वारा एक नीति अपनाई जाती है भारत में। और नीति वो क्या कहलाती है? वो नीति कहलाती है मौद्रिक नीति। यानी भारत में मौद्रिक नीति बनाने का काम कौन सा बैंक करता है? रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक उपायों में, यानी मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो उपाय काम में लेता है मौद्रिक उपाय, उसमें मेजर रूप से 3 तरीके की विधियां काम में लेता है। पहला हम कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा को, मुद्रा मात्रा, यस, जो मनी होती है उसकी क्वांटिटी को कभी घटाने का प्रयास करता है कभी बढ़ाने का। मुद्रा मात्रा, मुद्रा मात्रा में कमी या वृद्धि करना। सुनिएगा, समझिएगा इसको। यानी देखो, जब भी हम मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति में आरबीआई जिस नीति का सहारा लेता है कंट्रोल करने के लिए, वो नीति कौन सी है? मौद्रिक नीति। और इस मौद्रिक नीति में आरबीआई पहला जो उपाय काम में लेता है वो क्या करता है? कभी मुद्रा की मात्रा में कमी करेगा तो कभी वृद्धि करेगा। दूसरा उपाय जो आरबीआई काम में लेता है, यानी सेकंड जो हम कह सकते हैं उपाय जो है आरबीआई काम में लेता है, वो उपाय कौन सा है? साख नियंत्रण। साख नियंत्रण, समझिएगा, साख नियंत्रण। साख नियंत्रण, अभी इनको हम एक एक करके स्पष्ट करेंगे। और साख नियंत्रण के साथ में तीसरा जो उपाय है वो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट उपाय है जिसे विमुद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण। इनको अब आप थोड़ा विशेष गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा।
हमने कहा आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा की मात्रा को कभी ज्यादा करने का प्रयास करेगा तो कभी कम करने का प्रयास करेगा, यानी कभी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करेगा, कभी साख नियंत्रण के उपायों का सहारा लेगा और कभी मुद्रा का विमुद्रीकरण करेगा। ये तीन उपाय मौद्रिक नीति के तहत काम में लिए जाते हैं। किसके लिए? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। दैट इज क्लियर। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि आरबीआई मुद्रा की मात्रा में कमी करके किस प्रकार से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। पहले उपाय में आप थोड़ा गौर करके देखिएगा। देखिए, मैंने कहा था जब हम शुरू में मुद्रास्फीति के कारण पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा था कि जो आरबीआई है वो मुद्रास्फीति जब हो जाती है तो मुद्रास्फीति की अवस्था में होता क्या है, एक्चुअल में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी लोगों के पास मुद्रा का स्तर ज्यादा हो जाता है, मुद्रा ज्यादा हो जाती है। दैट इज क्लियर। अब हम बात करें कि आरबीआई कैसे इस मुद्रा को कम करने का प्रयास करेगा। देखिए, आरबीआई क्या करता है दोस्तों, मुद्रा की मात्रा को कम करने के लिए कठोर मौद्रिक नीति का सहारा लेने लगता है। कठोर मौद्रिक नीति यानी आरबीआई क्या करने लगता है, मुद्रा की मात्रा कम करने के लिए, क्योंकि मुद्रास्फीति में आपने समझा, आपने जाना कि मुद्रास्फीति में होता क्या है। मुद्रास्फीति की अवस्था में मार्केट में मुद्रा की जो मात्रा है, मुद्रा का फैलाव हो जाता है। और फैलाव की अवस्था में क्या होने लगता है, फैलाव की अवस्था में हम कहें जब लोगों के पास जो मुद्रा ज्यादा हो जाएगी ना तो उस समय वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। और ऐसी अवस्था में आरबीआई क्या करता है, कठोर मौद्रिक नीति काम में लेता है। यानी हम कह सकते हैं आरबीआई मुद्रा की, जो बैंकों को हम कहें जो मुद्रा दी जा रही थी, मुद्रा आरबीआई देता है बैंकों को मुद्रा, यानी बैंकों का बैंक कौन सा बैंक कहलाता है, आरबीआई। और आरबीआई अन्य बैंकों को, अन्य कमर्शियल बैंक जो होते हैं, अन्य व्यापारिक जो बैंक होते हैं, उनको मुद्रा देने का कार्य करता है। पैसा इन व्यापारिक बैंकों के पास कहां से आता है, आरबीआई के पास से आता है। तो आरबीआई इन बैंकों को पैसा देने के लिए अब कौन सी, कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग करने लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए बैंक दर में वृद्धि कर देगा, बैंक दर प्लस कर देगा, कठोर मौद्रिक नीति। यानी कठोर मौद्रिक नीति का स्वरूप कैसा बना देगा, मुद्रा की मात्रा को कम करने के लिए कठोर। यानी मैं यहाँ मुद्रा मात्रा में कमी या वृद्धि के साथ में एक शब्द और लिख देता हूं ताकि आपके सामने स्पष्ट रहेगा, परिवर्तन। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने का प्रयास करेगा कौन सा बैंक, आरबीआई। और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन में दोनों शब्द आ जाते हैं, कमी या वृद्धि। तो वह मुद्रा की मात्रा को जब मुद्रास्फीति हो जाती है तो कम करता है कौन सा बैंक, आरबीआई। दैट इज क्लियर। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं साख नियंत्रण। साख नियंत्रण, देखो ये उपाय आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिए हैं। साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, जो कि आपके सिलेबस में डाले गए हैं, ये उपाय आपने पहले ही पढ़ लिए हैं। क्रेडिट कंट्रोल, और हमने देखा था कि आरबीआई जो है भारत में साख की मात्रा, यस मनी जो होती है, उस मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य क्रेडिट कंट्रोल का कार्य कहलाता है। और ये कार्य भारत में करता है आरबीआई। ये कार्य भारत में आरबीआई जो है विभिन्न हम कहें उपायों के माध्यम से, विभिन्न साधनों के माध्यम से, विभिन्न अस्त्रों के माध्यम से करता है। और साख नियंत्रण के जो अस्त्र होते हैं उनमें दोस्तों बैंक दर होती है, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ रखा है, क्रेडिट कंट्रोल क्रिएशन। उसके बाद में हम कह सकते हैं CRR होता है, SLR होता है, और खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, ओके। ये स्थिति रहती है खुले बाजार की क्रियाएं। हमने देखा कि यहां आरबीआई को जब साख यानी मुद्रा की मात्रा को जब नियंत्रित करना है तो आरबीआई क्या करेगा दोस्तों, बैंक दर में वृद्धि करेगा, CRR को बढ़ा देगा, SLR को बढ़ा देगा, खुले बाजार की क्रियाओं में संपत्तियां हम कहेंगे बेचना प्रारंभ कर देगा, संपत्तियां बेचना प्रारंभ कर देगा। तो जब मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना है, और इसी उपाय को कहा जाता है साख नियंत्रण, ओके, क्रेडिट कंट्रोल। एक उपाय और काम में लेता है मौद्रिक नीति के लिए। मौद्रिक नीति के जो उपाय है उनमें हम कहें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक उपाय और काम में लेता है। और ये उपाय तो आपको विशेष याद होगा क्योंकि अभी लेटेस्ट में ही 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा ये विमुद्रीकरण वाला कार्य किया गया था। और इस विमुद्रीकरण वाले कार्य में मोदी जी ने घोषणा की थी, आपको याद होगा, ये कोई ज्यादा विशेष पुरानी बात नहीं है।
मोदी जी ने घोषणा की थी कि रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट का विमुद्रीकरण किया जाता है, यानी इसे प्रचलन से बाहर किया जाता है। तो जब ये उपाय फेल हो जाते हैं ऊपर वाले मौद्रिक नीति के तहत, तो यहाँ विमुद्रीकरण का सहारा लिया जाता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। और विमुद्रीकरण क्या है, यानी पुरानी मुद्रा को पुरानी मुद्रा हम ये कह सकते हैं वर्तमान मुद्रा यानी जो मुद्रा चल रही है को चलन से बाहर कर देना, बाहर कर देना, समझिएगा इसको। यानी पुरानी मुद्रा हम ये भी कह सकते हैं जो मुद्रा वर्तमान में चल रही है उसको चलन से बाहर करने की जो प्रक्रिया है उसे विमुद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। और ये आपके नॉलेज में अभी है कि कुछ समय पहले हम कह सकते हैं 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा 500 रुपए और 1000 रुपए की जो मुद्रा उस समय चल रही थी इसका विमुद्रीकरण कर दिया गया था, के नोट का विमुद्रीकरण किया गया, दैट इज क्लियर। बड़ा सिंपल चीज है कि देखो भारत सरकार ने ये विमुद्रीकरण आपके सामने है कब प्रयोग किया, और ये विमुद्रीकरण किया 8 नवंबर 2016 को। ये लेटेस्ट आपके सामने हम कहें एक उदाहरण है कि विमुद्रीकरण का। और विमुद्रीकरण क्या है कि जो पुरानी मुद्रा या जो वर्तमान मुद्रा है उसको चलन से बाहर कर देना। और मोदी जी की घोषणा आपको याद होगी, उन्होंने कहा था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के जो नोट है उसको चलन से बाहर किया जाता है, उसको विमुद्रीकरण किया जाता है। तो मौद्रिक नीति के जो उपाय हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति के तहत कौन कौन से उपाय काम में लेते हैं, वो है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, विशेषकर कमी, ये ध्यान रखिएगा। वृद्धि को आप थोड़ा बाद में लीजिएगा। फिर दूसरा है साख नियंत्रण और तीसरा है विमुद्रीकरण। उसी तरीके से हमने देखा था कि कौन से उपाय, राजकोषीय उपाय भी काम में लिए जाते हैं, राजकोषीय उपाय, और जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे राजकोषीय उपाय। ओके, देखिएगा, यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो राजकोषीय उपाय काम में लिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। राजकोषीय उपाय, ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्वान साथियों। यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए देखो आरबीआई ने अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि मौद्रिक नीति बनाने का दायित्व किसका होता है भारत में, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। साथ में सरकार भी अपनी भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, राजकोषीय नीति बनाने का कार्य किसका होता है, यस, फिस्कल पॉलिसी बनाने का कार्य होता है इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का। भारत सरकार क्या करती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कुछ राजकोषीय उपायों का सहारा लेती है। और राजकोषीय उपायों में करती क्या है, पहला वह काम करती है करों में वृद्धि कर देती है, करों में वृद्धि, समझिएगा, करों में वृद्धि। ये करों में जो वृद्धि होती है इसके माध्यम से भी मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। दोस्तों मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है किसके माध्यम से, करों में वृद्धि। उसी तरीके से दूसरा उपाय लिया जाता है सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, सार्वजनिक ऋणों में, देखिए करों में वृद्धि कर दी गई, साथ में क्या की जाएगी, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि कर दी जाएगी। हम कह सकते हैं कि नए कर भी लगाए जाएंगे। तीसरा उपाय नए कर लगाना, नए कर जो लगाए जाते हैं उनके माध्यम से भी क्या होता है, वही चीज होती है कि नए कर, अभी एक एक चीज को हम स्पष्ट करेंगे कि नए करों से होता क्या है। हम ये कह सकते हैं जो पैसा जनता के पास बच रहा था वो पैसा अब करों के रूप में किसके पास आ जाएगा, सरकार के पास आ जाएगा। नेक्स्ट उपाय है अधिमूल्यन,
अधिमूल्यन। अभी बताएंगे अधिमूल्यन क्या होता है। अधिमूल्यन, उसके साथ में हम ये कह सकते हैं कि व्यय जो होते हैं, गवर्नमेंट के जो व्यय होते हैं, गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, उनमें कमी की जाती है। सार्वजनिक व्यय, व्यय में कमी, सार्वजनिक व्यय में कमी। ये कुछ उपाय थे जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार है वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। एक उपाय और हम लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत में मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था। और इसी घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी करके सरकार राजकोषीय नीति को, हम ये कह सकते हैं सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। वो है घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करना, घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करना। समझिएगा विद्वान साथियों, देखो आप थोड़ा, हम ये कहें दिमाग लगा के देखिएगा इसको। हमने कहा राजकोषीय जो उपाय होते हैं, उन राजकोषीय उपायों में आपको ये पता है राजकोषीय नीति कौन बनाता है, सरकार बनाती है। और सरकार यहाँ मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए जो भूमिका निभाती है वो इन्हीं राजकोषीय उपायों से निभाती है। सरकार करती क्या है, सरकार देखो राजकोषीय उपायों में सबसे पहला काम करती है, करों में वृद्धि करती है। यानी अगर किसी समय किसी कर की दर 5% है, तो हम ये कहेंगे कि 100 रुपए में 5 रुपए कहाँ जाएंगे, टैक्स के रूप में जाएंगे। और अब अगर सरकार क्या करे, इस टैक्स की दर बढ़ाकर कितनी कर दे, 18%, तो 100 रुपए में से 18 रुपए कहाँ जा रहे हैं, टैक्स के रूप में जा रहे हैं। तो जो पैसा जनता के पास बच रहा था, यानी जिस मुद्रा की मात्रा जनता के पास बढ़ रही थी, वो पैसा कहाँ चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और मुद्रास्फीति क्या है, हम ये कहेंगे मुद्रास्फीति की अवस्था में वस्तुओं की जो सामान्य कीमत स्तर होता है वो बढ़ता रहता है। और क्यों बढ़ता है, क्योंकि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा हकीकत रूप में ज्यादा हो जाती है। तो इसी मुद्रा की मात्रा को कम करना है ताकि वस्तुओं का कीमत स्तर नीचे आ सके, कंट्रोल हो सके। तो मुद्रा की मात्रा को, मुद्रा मात्रा, मुद्रा मात्रा, मुद्रा मात्रा, मुद्रा मात्रा को कम करने, कम करने हेतु ये सारे उपाय किस लिए काम में लिए जा रहे हैं, मुद्रा मात्रा को कम करने हेतु। हमने देखिए पहला उपाय सरकार ने क्या लिया, कि सरकार ने काम में लिया अपने राजकोषीय उपायों में करों में वृद्धि कर दी। दूसरा उपाय सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। और सार्वजनिक ऋण जानते हैं आप क्या होता है, देखो सरकार जनता से जो पैसा उधार लेती है, सरकार जनता से जो पैसा उधार लेती है उसे सार्वजनिक ऋण के नाम से जानते हैं। और जैसे ही मुद्रास्फीति की अवस्था होती है तो सार्वजनिक ऋणों में क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, बढ़ा दिए जाते हैं, ताकि जो पैसा जनता के पास है वो किसके पास आ सके, सरकार के पास आ सके। जब मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी लोगों के पास, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, ऐसी अवस्था में किसको कंट्रोल किया जा सकेगा, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकेगा। नेक्स्ट जो उपाय है वो है नए कर लगाना। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु, हम कहें जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले सकते हैं, दूध। दूध ऐसी वस्तु है, एक तरीके से अनिवार्य वस्तु है, इस पर कोई कर नहीं था, लेकिन सरकार को अगर ऐसा एहसास हो जाता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है, लोगों के पास मुद्रा की मात्रा फैल गई है, बढ़ गई है, तो सरकार क्या कर सकती है दोस्तों, सरकार इस दूध पर टैक्स लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है। सिंपल सी बात है कि नया कर लगा सकती है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि दूध पर टैक्स नहीं है, हम सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे बात कर रहे हैं, ओके ठीक है। अधिमूल्यन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अधिमूल्यन क्या होता है ये, देखो अधिमूल्यन क्या होता है कि जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य, जानबूझकर, इसको मैं नोट डाउन किए देता हूं, जानबूझकर, जानबूझकर, जानबूझकर स्वयं की मुद्रा का मूल्य, स्वयं की मुद्रा का मूल्य अन्य देश, अन्य अन्य
देश अन्य देश की मुद्रा की तुलना में बढ़ा देना। समझिएगा इसको। देखो, अवमूल्यन क्या होता है, अधिमूल्यन क्या होता है, ये दो चीजें होती हैं। अधिमूल्यन तो क्या होता है कि जानबूझकर स्वयं की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की मुद्रा की तुलना में बढ़ा देना। ये बढ़ा देने का मतलब क्या है कि हमारे देश की जो मुद्रा है उसके मूल्य में वृद्धि कर देना, तो क्या कहलाएगा, अधिमूल्यन कहलाएगा, बढ़ाना, अधिमूल्यन। इसका अपोजिट आप लें तो अवमूल्यन हो जाएगा। और अवमूल्यन क्या हो जाएगा, अवमूल्यन का मतलब हो जाएगा कि जानबूझकर अपनी देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की मुद्रा की तुलना में घटा देना अवमूल्यन कहलाएगा। बढ़ाना तो क्या है, प्लस कर देना तो क्या है, अधिमूल्यन, अधिमूल्यन। ओके। और घटाना क्या है, माइनस कर देना, अवमूल्यन, अवमूल्यन। अधिमूल्यन और अवमूल्यन दोनों सरकार द्वारा किए जाते हैं। दोनों में क्या होता है, सरकार जानबूझकर अपनी इच्छा से अपनी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन करती है। अधिमूल्यन में हकीकत में क्या होता, क्या है, अधिमूल्यन में अपने देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की मुद्रा की तुलना में बढ़ा दिया जाएगा। और मुद्रास्फीति में क्या किया जाएगा, अधिमूल्यन किया जाएगा, अन्य की अवमूल्यन। समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, हमने देखा कि मुद्रास्फीति में होता क्या है दोस्तों, मुद्रास्फीति में हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही मुद्रास्फीति की अवस्था होती है तो इस अवस्था में मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। सरकार को कंट्रोल करना है इस गिरते हुए मूल्य को, तो सरकार क्या करती है, अधिमूल्यन का सहारा लेती है। यानी अपनी मुद्रा के मूल्य को सरकार जानबूझकर बढ़ा देती है। इस स्थिति को अधिमूल्यन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय में कमी करना। यानी सरकार क्या करेगी, सार्वजनिक, सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है कि सरकार जो खर्चा करती है, सरकार जन कल्याण के लिए जो खर्चा करती है, और जन कल्याण के लिए सरकार खर्चा किस किस में करती है, सड़कें बनवाती है, हम ये कहें विकास कार्य करती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाती है, ये सारे जो सार्वजनिक व्यय के साधन हैं। और सरकार को इस मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक जो अपना खर्चा होता है इसमें भी कमी करनी होती है। क्यों, क्योंकि खर्चे से देखिए पैसा कहां जा रहा है, पैसे का फ्लो किस तरफ होगा, जनता की तरफ हो जाएगा। और सरकार को यही तो नहीं करना है, जो पैसा पहले से ही जनता के पास ज्यादा है उसको और तो नहीं बढ़ाना है। इसीलिए सरकार क्या करेगी, राजकोषीय उपायों में सार्वजनिक व्यय में कमी करेगी। दैट इज क्लियर। अब आ रहा है घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करना। देखिए, समझिए इसको। घाटे की वित्त व्यवस्था, मैंने आपको बताया था कि नए नोट छापना, यानी नए नोट छापकर अपना जो घाटा हो रहा है उसको कम करना घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। नए नोट छापकर, सॉरी, ये कह सकते हैं कि नए नोट छापने की जो प्रक्रिया होती है वो घाटे की वित्त व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। और सरकार को यही नहीं करना होता है मुद्रास्फीति में। मुद्रास्फीति में सरकार को नए नोट जितना कम हो सके उतना छापना होता है। दैट इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा, तो ये कुछ उपाय थे, राजकोषीय उपाय, जो सरकार मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए अपनाती है। अब हम एक तीसरा उपाय पढ़ेंगे, अन्य उपाय। अन्य उपाय, ये अन्य उपाय हम ये कह सकते हैं कि सरकार कुछ ऐसे उपाय जो ना तो मौद्रिक नीति में आते हैं, ना ही किस में आते हैं, राजकोषीय फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। ये अदर हम कह सकते हैं, क्रेडिट हम कह सकते हैं, जो मनी इन्फ्लेशन होती है उसको कंट्रोल करने के उपाय होते हैं। इसमें सरकार करती क्या है, इसमें सरकार देखिए उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करती है। क्या करेगी, पहला उपाय काम में लेगी, उत्पादन, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना। ओके, यानी सरकार उत्पादन को प्लस करने का प्रयास करेगी, उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करेगी। क्योंकि देखिए, जब वस्तुओं की कीमतें ज्यादा होती हैं, और वस्तुओं की कीमतें मैंने बताया था कब ज्यादा होती है, अभाव की अवस्था में। जब वस्तुओं की कमी उत्पन्न हो जाती है तो वस्तुओं की कीमतें ज्यादा हो जाएंगी। सरकार इन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी, उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करेगी। साथ में सरकार दूसरा उपाय काम में लेगी, आयात जो होते हैं, यस, इंपोर्ट जो होते हैं, आयात में वृद्धि। यानी विदेशों से जो वस्तुएं मंगवाई जाती हैं उसे आयात के नाम से जाना जाता है। और इस मुद्रास्फीति की अवस्था में सरकार आयात में वृद्धि करने का प्रयास करती है। ठीक है। और लास्ट उपाय है बचतों को प्रोत्साहन, बचत को प्रोत्साहन।
बचत को प्रोत्साहन। इस अवस्था में सरकार बचत को प्रोत्साहन देने का कार्य भी करती है, यानी सरकार बचतें बढ़ाने का प्रयास करती है। जैसे ही बचतें बढ़ जाती हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपए की इनकम कर रहा है, यानी उसकी आय कितनी है, 100 रुपए। आय वाई बराबर, हम इकोनॉमिक्स में वाई से मतलब लेते हैं इनकम, वाई बराबर 100। मान लीजिए आय कितनी है, 100 रुपए। इस 100 रुपए जब आय है तो इसमें से व्यक्ति, हम ये कहें अगर 80 रुपए खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितनी हो रही है, 20 रुपए। सरकार क्या करेगी, इस बचत को बढ़ाने का प्रयास करेगी। सरकार ऐसे कार्य करेगी कि व्यक्ति अपनी ये जो इनकम है इसमें से लगभग 50 रुपए ही खर्चा करे, 50 रुपए ही खर्चा करे, और कितने बचाने का प्रयास करे, 50 रुपए बचाने का प्रयास करें। जब बचत हो जाएगी तो बचत कहाँ जमा होगी, हम ये कह सकते हैं बैंकों में जमा होगी। दैट इज क्लियर कि बचत जमा कहाँ होती है, बैंकों में जमा होती है। और बचत जो बैंकों में जमा हो गई वो जनता से, हम कहें, निकल के कहाँ चली जाएगी, बैंकों के पास चली जाएगी। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ उपाय काम में ले रही थी। वो कौन कौन से उपाय थे, 3 उपाय हमने देखे। मौद्रिक जो उपाय हैं वो देखे, फिर उसके बाद में हमने राजकोषीय उपाय देखे, और लास्ट में हमने देखे अन्य उपाय। ठीक है,